नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा चालू हुआ है, जिसमें लेसन नंबर बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर बोल सकते हैं 6 है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। क्या? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर फ्री में सीटेट की तैयारी कराई जाती है और यूजीसी नेट के हिंदी की तैयारी होती है। स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियाँ भरना होता था, किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वांगीण महत्वपूर्ण है या होती है। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकता है और न ही वे बालकों की अब विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। भारतीय शिक्षाविद जिगुभाई के बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इसे क्रियान्वित रूप में देने के लिए उन्होंने इसे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर शास्त्री से संबंधित है। डॉक्टर डी.जी. ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डेवी ने भी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिनके अंतर्गत शिक्षक बाल एवं पाठ्यक्रम आते हैं। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इससे प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्ति
रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। व्यवहारिक मनोविज्ञान के व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं और पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो जा सकता है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित है। इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षा कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई गई है, जो इस प्रकार है। बालकों को समझना। पहला, बालकों को समझना। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रणालियों और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं होती हैं, इसीलिए स्कूल से भाग जाते हैं। परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि बालक इनके दोषों का मूल कारण इनकी शारीरिक, सामाजिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में ही कहीं न कहीं है। बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है और यह बनाना है कि उनमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। अतः कुशल शिक्षक मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि बालकों में भेद करके उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार शिक्षा देने में शिक्षक को बाल और समाज की आवश्यकताओं से समन्वय करना पड़ता है। अगला, शिक्षण विधि। ऐसे में शिक्षण विधि क्या है? शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बतलाता है कि बालक को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तविक समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। इस समस्या को सुलझाने के बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया विभिन्न विधियों, महत्वपूर्ण
कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण, संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इसके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनमें सुधार के उपाय बतलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। अगला पॉइंट, तीसरा, मूल्यांकन और परीक्षण। इसमें क्या है, शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और शिक्षण इवैल्यूएशन एंड टेस्ट करना होता है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिलती है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षणों और मापों की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय शिक्षण प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, जो बालकों के इस प्रकार के तनाव एवं दुश्चिंता को दूर करने में सहायक साबित हो रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक क्षेत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, इसीलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित
करता है परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों, और यह सीखते हैं सीखने के क्षेत्रों में छात्रों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता आदि। चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस बच्चे के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें समाज और व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम कैरिकुलम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की ओर समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों पर कुछ सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती हैं और कुछ अवांछनीय। यह निश्चित करने में शिक्षक को विकास की विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवस्थापन एवं अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत वह विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कभी-कभी कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजन के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को उन्हें दबाने के स्थान पर प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना पड़ता है। बाल मनोवैज्ञानिक ही शिक्षक को बतलाता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकारों के कारण हो सकता है। शिक्षक को उनके असली प्रेरक कारणों का पता लगता है, उनके अनुकूल व्यवहार करना होता है। अगला पॉइंट, प्रयोग एवं अनुसंधान। प्रयोग एवं अनुसंधान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए बाल के मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जाता है। नई परिस्थितियों में नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए, उससे निकले निष्कर्षों का उपयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसंधानों से जो नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, उनकी जांच करने के लिए भी शिक्षक को प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगला, कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। कक्षा में समस्याओं का निदान एवं निराकरण।
क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उनका निराकरण करने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला क्या है? प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक व मनोवैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अगला, कहानी एवं कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक को सभी छात्रों एवं को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, न कि भेदभावपूर्वक तरीके से। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत क्या कहता है? सर्वांगीण विकास का सिद्धांत बालकों में उनके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल विकसित करने पर बल देना चाहिए। इनके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है? बालकों को योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन कराना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप इत्यादि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगला पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है तथा इस संदर्भ में वैयक्तिक भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या विधि तथा क्रियाकलाप विधि इत्यादि। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। जॉन डेवी इस शिक्षा पद्धति के पिता माने जाते हैं। अगला पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। कौन कौन से? पहला,
मोटेंसरी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है? इस पद्धति प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। उसके पर्यवेक्षण के आधार पर पाया गया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। दूसरा, मानवतावादी शिक्षा। इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देती है या देता है। अगला पॉइंट, तीसरा, संचारवादी शिक्षा। संचारवादी शिक्षा क्या है? यह शिक्षा बालकों में सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या क्या हैं? प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान के आधार पर अग्र प्रकार से किया है। पहला, मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं पर परिणाम हैं जिन्हें वह जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। ज्यों-ज्यों वह जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता जाता है, त्यों उसका विकास भी होता जाता है। मस्तिष्क की वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप हैं: चिंतन, अनुभूति एवं संकल्प। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान कर्म का ही एक परिणाम है। कर्म अनुभव से पूर्व आता है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देती है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट, मौलिक प्रवृत्तियाँ। अब मौलिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं?
सभी ज्ञान व्यक्तियों को की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है कुछ क्रियाओं का प्रभाव, और ये क्रियाएं ही व्यक्ति की उन क्रियाओं, प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देती हैं। चौथा पॉइंट, चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता है, न ही भावना समूह से इसकी उत्पत्ति होती है। चिंतन का कुछ कारण होता है। किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सरलतापूर्वक चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जब उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। मनोविज्ञान के उपयोग सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार है। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा के महत्व इम्पोर्टेंस के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। इसके नेक्स्ट बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के महत्व। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब